आज का लेक्चर जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स पे ही है। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में अब हम पार्ट 2 देखेंगे, इसका पार्ट 2 जो कि है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। देखिए, पॉलीसैकेराइड्स सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि ये पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट से मिलके बनते हैं। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। कहने वाली बात यह है कि अगर ये एक मोनोमर यूनिट है तो ऐसी कई सारी मोनोमर यूनिट मिलके एक बड़ा लंबा स्ट्रक्चर बनाएंगी जो पॉलीमर बन जाएगा, और उस पॉलीमर को पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो मोनोमर यूनिट होगी ये मोनोसैकेराइड्स होगी, मोनोसैकेराइड्स। जब बहुत सारे ढेर सारे मोनोसैकेराइड्स जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीसैकेराइड का मॉलिक्यूल बना देते हैं और ये एक पॉलीमर होता है। अब ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और इस तरीके से ब्रांचिंग भी हो सकती है इसमें। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास इसमें अवेलेबल होते हैं। अब एक पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें, मान लीजिए ये एक पॉलीसैकेराइड की चेन है, बहुत लंबी सी चेन है। तो इसका ये लेफ्ट एंड है और ये क्या है, RIGHT, राइट एंड। तो ये राइट एंड जो होगा ये हमेशा रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, राइट हैंड ऑफ अ पॉलीसैकेराइड इज ऑलवेज रिड्यूसिंग, ठीक है। और जो लेफ्ट एंड होगा ये नॉन रिड्यूसिंग होगा, नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूं। तो ये एक रूल, आप थंब रूल बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। आपके फिंगर टिप्स पे ये होना चाहिए कि कोई भी पॉलीसैकेराइड है उसका जो लेफ्ट पार्ट है वो नॉन रिड्यूसिंग है और जो राइट पार्ट है, राइट एंड है, वो रिड्यूसिंग है, ठीक। अब टाइप्स देखते हैं पॉलीमर के। टाइप्स बेसिकली दो तरीके के हमको पॉलीमर देखने को मिलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स, होमोपॉलीसैकेराइड्स। होमो मीन्स एग्स और एक, और पॉलीसैकेराइड्स जैसा कि ऊपर डेफिनेशन में मैं समझा चुका हूं। होमो मीन्स सेम होता है, एक समान, एक से, ठीक है। इनमें जो मोनोमर यूनिट होती है, मोनोमर यूनिट वो सेम होती है, एक ही होती है, ओनली वन, याद रखिएगा, ओनली वन। तो एक मोनोमर यूनिट है तो यही बार बार रिपीट करके आपका क्या बनाएगी, पॉलीसैकेराइड बनाएगी। दूसरे होते हैं हीट्रोपॉलीसैकेराइड। इनमें जो मोनोमर यूनिट होती हैं वो अलग अलग होती हैं, एक ये है, एक ये है, और यही बार बार कॉम्बिनेशन में इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, या दूसरी तीसरी और भी कोई शुगर आ जाएंगी। तो अलग अलग मोनोमर यूनिट्स से मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीसैकेराइड का बनेगा। तो ये हीट्रोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो होमोपॉलीसैकेराइड इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। होमोपॉलीसैकेराइड्स, देखिए होमो पॉलीसैकेराइड्स में इसका जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, एक ही तरीके की इसमें मोनोमर यूनिट होगी, होमोपॉलीसैकेराइड।
इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, इसके दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है स्टार्च और दूसरा होता है ग्लाइकोजन। याद रखिएगा, स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स में मिलता है और ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल में मिलता है, एनिमल्स में। और एनिमल्स में भी दो जगह देखने को मिलता है, पहला एनिमल्स के लिवर में और दूसरा मसल्स में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब ये स्टार्च क्या है, कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। देखिए, हमारे पास प्लांट्स हैं, ठीक है, हमारे पास प्लांट्स हैं। प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया। फोटोसिंथेसिस की वजह से जो प्लांट्स को प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, वो मिला ग्लूकोज। मतलब प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज का निर्माण किया। मान लीजिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। अब प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ते हुए चला जाता है, इस तरीके से लंबी चेन स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है, इस तरीके से लंबी चेन। तो लंबी चेन का जब ये स्ट्रक्चर बनेगा और ये इस तरीके का ही रहेगा लंबी चेन में, तो तब हम इसको बोल देंगे सेल्यूलोज। क्या बोल देंगे, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज से सेल वॉल बनती है प्लांट की, आपको पता होगा। लेकिन जब यही स्ट्रक्चर प्लांट्स के अंदर लंबी लंबी चेन बन के आपस में इस तरीके से जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, ब्रांचिंग हो जाती है, ठीक है, तो तब हम इसका नाम दे देते हैं स्टार्च। स्टार्च जो होता है ये फूड मटेरियल होता है, फूड मटेरियल प्लांट्स के लिए। कौन सा फूड मटेरियल, जिसको आप रिजर्व्ड फूड मटेरियल बोलते हैं, बुरे वक्त में काम आने वाला फूड। जैसे कि आलू, ठीक है, आलू का जो ट्यूबर होता है वो पूरा का पूरा स्टार्च है। तो ये बेसिकली स्टार्च और स्टार्च होता है, सॉरी। अब जब एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, अब वो क्या करते हैं, एनिमल्स ने प्लांट्स को खाया, ऑल राइट। प्लांट्स में क्या प्रेजेंट है, सेल्यूलोज और स्टार्च। तो एनिमल्स जब सेल्यूलोज और स्टार्च को खाते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि पॉलीमर को उसकी मोनोमर यूनिट में तोड़ देना। तो ये अलग अलग मोनोमर यूनिट जो कि क्या होती है, ग्लूकोज, इसमें डाइजेस्ट होके एक पॉलीसेकेराइड को, जिसको आप स्टार्च बोलते हैं या सेल्यूलोज बोलते हैं, उसको ये तोड़ देता है ग्लूकोज में पेट के अंदर। और ये ग्लूकोज फिर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, आंतों से एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाता है, ऑल राइट। अब ब्लड में जब आ जाता है तो ब्लड के बाद क्या होता है, यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन का काम शुरू होता है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, जितने भी शरीर के सेल्स होते हैं उनके गेट खोल देता है ताकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इन सेल के अंदर जा सके। अगर इंसुलिन हार्मोन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये सेल के जो मेम्ब्रेन पे गेट होते हैं, गेट याद रखिएगा, कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, पोर्ट्स बोल देते हैं उनको, वो बंद के बंद ही रह जाएंगे, तो ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा और ये ग्लूकोज ब्लड में रह जाएगा, तो हाई लेवल हो जाएगा ब्लड में, तो उसी को डायबिटीज बोल देते हैं। तो सेल के अंदर ग्लूकोज चला जाता है। अब सेल के अंदर जब ग्लूकोज जाता है तो क्या काम होता है भाई, सेल के अंदर ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ग्लूकोज CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करता है जो ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। लेकिन बाकी ग्लूकोज का क्या, ये तो कुछ ग्लूकोज हमारा एनर्जी प्रोडक्शन में काम आएगा, जो रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज है शरीर उसको वेस्ट तो नहीं कर सकता है। हमारी बॉडी में इतना बढ़िया मैकेनिज्म होता है कि ग्लूकोज को जरा सा भी वेस्ट नहीं करता है, रिटेन करके रखता है। तो इस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन जाके लिवर में
स्टोर हो जाता है या फिर मसल्स में स्टोर हो जाता है। और भी ज्यादा ग्लूकोज अगर आप खाएंगे, इसके अलावा ग्लाइकोजन के भी बाद अगर ज्यादा आपने मीठा मीठा खा लिया या कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए जिसमें ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा है आपका, तो ग्लाइकोजन के अलावा वो ग्लूकोज बाकी का बचा हुआ फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, आपको मोटा बना देता है। मोटापा जो होता है ना, मोटापा जिसको आप बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओबेसिटी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ग्लूकोज। आप जितना मीठा खाएंगे उतने ज्यादा आप मोटे होते चले जाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तेल खाने से, घी खाने से मोटे उतने ज्यादा नहीं होते हैं, मक्खन खाने से जितना मीठा खाने से होते हैं। तो ये जो मोटापा आपका बढ़ता है, ये ब्लड ग्लूकोज हाई जब आपकी रहती है तब बढ़ता है। तो जितने भी डायबिटिक लोग होते हैं आप ज्यादातर देखिएगा उनका वजन थोड़ा ज्यादा होता है। तो जब आपका वजन बढ़ने लग जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है, तो खाने में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म था ग्लाइकोजन का कि किस तरीके से शरीर हमारा काम करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसमें दो चीजें आपको, दो टर्म समझाता हूं। एक आप बहुत नाम सुनेंगे एमाइलोज, और दूसरा आप बहुत ज्यादा नाम सुनेंगे एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, पॉलीसैकेराइड के अंदर आप एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों का ही नाम बहुत बार सुनेंगे। एमाइलोज क्या होता है? एमाइलोज ऐसे पॉलीसैकेराइड होते हैं जो अनब्रांच्ड होते हैं, याद रखिएगा, अनब्रांच्ड, पहला पॉइंट एमाइलोज के बारे में। ठीक है, ऐसी शुगर, ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो अनब्रांच्ड हैं। ये है, ये है, ये है, ये है, ये मोनोमर यूनिट्स मिलके इस तरीके की लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना देती है। अब इनमें जो ये बॉन्ड्स होते हैं ये कहलाते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आया? यानी कि जो अल्फा कार्बन होता है उसमें फर्स्ट कार्बन का, यहाँ फर्स्ट कार्बन, यहाँ फोर्थ कार्बन हमेशा इस तरीके से बॉन्डेड होता है, इसीलिए इसको अल्फा 1,4 लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक शुगर ये है, उसका पहला कार्बन ये है और चौथा कार्बन ये है। ऐसे ही दूसरी शुगर होगी, उसका पहला कार्बन ये होगा, चौथा कार्बन ये होगा। तो पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में जो ये बॉन्डिंग हो रही है इसको बोल देते हैं 1,4 लिंकेज। अब ये अल्फा जो है ये डिसाइड करता है कि OH ग्रुप इस शुगर में ऊपर की तरफ है प्लेन में या नीचे की तरफ है। ठीक है, तो OH ग्रुप का लेना देना होता है अल्फा और बीटा नाम से। तो ये अल्फा 1,4 लिंकेज होती है एमाइलोज में, याद रखिएगा आप। इसके अलावा इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, याद रखिएगा। ये हीलिक्स फॉर्म में आ जाता है, हीलिक्स फॉर्म में, मतलब लंबी चेन तो बनेगी बनेगी, लेकिन वो लंबी चेन इतनी लंबी हो जाती है कि वो अपने आप को इस तरीके से कॉइल कर लेती है। तो अगर आप इसको खींचेंगे इधर को तो ये स्ट्रेट चेन में ही कन्वर्ट होगी। तो अल्फा डी ग्लूकोज का जो ये हेलिक्स होता है ये इसका एग्जाम्पल होता है। इसमें करीब 200 से लेकर 1,000 मोनोमर ग्लूकोज की यूनिट्स जो होती हैं वो जुड़ी रहती हैं। तो ये एमाइलोज का एग्जाम्पल होता है। अब हम एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं। एमाइलोपेक्टिन किस पॉलीसैकेराइड को बोलते हैं? तो ये होते हैं ब्रांच्ड। क्या होते हैं? ब्रांच्ड। ये एक लंबी चेन है, यहां से ब्रांचिंग होगी। अब लंबी चेन है तो इसमें अल्फा 1,4 बॉन्डिंग तो होगी ही होगी, लेकिन जहां पर ब्रांचिंग होती है इस पॉइंट पे, यहां पर जो ब्रांचिंग होती है वो कहलाती है अल्फा 1,6 ब्रांचिंग। अब ये भी समझ लीजिए ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है इस तरीके के, ये मोनोमर यूनिट है, पहला कार्बन चौथा कार्बन, पहला कार्बन चौथा कार्बन, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन। ठीक है, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन। अब यहां पर एक और मोनोमर यूनिट है जिसमें फिफ्थ कार्बन और यहां पर क्या है, सिक्स्थ कार्बन भी है, सिक्स्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन का जब सिक्स्थ कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो जाए तो वो अल्फा 1,6 बॉन्डिंग कहती है, और वो नई ब्रांच फिर नीचे को स्टार्ट कर देगी ऐसे। तो यहां से जो बॉन्डिंग चली वो तो चली, लेकिन अल्फा 1,6 ब्रांचिंग भी हमको इसमें देखने को मिलती है। तो दो तरीके की बॉन्डिंग हमको एमाइलोपेक्टिन में देखने को मिलती है।
पहली होती है अल्फा 1,4 बॉन्डिंग, दूसरी होती है अल्फा 1,6 बॉन्डिंग। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, अब सवाल यह है कि ब्रांचिंग कब कब होगी। करीब करीब 25 यूनिट्स, यहां से लेकर यहां तक 25 यूनिट्स मोनोमर की जुड़ी और फिर ब्रांचिंग हो गई। फिर यहां से 25 यूनिट ऐसे जुड़ी, फिर ब्रांचिंग हो गई। तो हर 25 यूनिट पे ये करीब करीब ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगी। ब्रांचिंग होने से क्या होता है कि सर कम एरिया में भी ज्यादा मॉलिक्यूल फिट आ जाते हैं, तो कम वॉल्यूम में भी बहुत ज्यादा ग्लूकोज स्टोर किया जा सकता है, इसीलिए ब्रांचिंग का फायदा है। तो ब्रांचिंग कब होगी इसमें, जो ब्रांच बन रही है 1,6 वाली, एवरी 25 यूनिट्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और यूनिट्स किसकी होंगी, हमेशा ग्लूकोज यूनिट्स होंगी। टोटल इसमें कितनी यूनिट्स समा सकती हैं एमाइलोपेक्टिन में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स को छोटे एरिया में समा सकता है, इसीलिए इसका जो फिगर स्टार्ट होता है वो 2000 से करीब करीब 2 लाख यूनिट तक जाता है। इतनी यूनिट्स इसमें एक एमाइलोपेक्टिन का बड़ा मॉलिक्यूल बनाती हैं, तो ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, अब वहीं मैं थोड़ा सा आपको फिर से स्टार्च के बारे में बता देता हूं। स्टार्च, स्टार्च होता क्या है, स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है उसका एक पॉलीमर होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर, जिसमें मोनोमर यूनिट ग्लूकोज होगी। ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसी को स्टार्च बोल देते हैं। अब ये जो लंबी चेन बनती है ये हेलिक्स फॉर्म में बन जाती है इस तरीके से। ठीक है, हेलिक्स फॉर्म में, जैसे ये इस तरीके का हेलिक्स होता है, इस तरीके से हेलिक्स फॉर्म में बन जाती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है, मतलब हेलिक्स फॉर्म, या हेलिक्स फॉर्म आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है गोल। एक मजेदार बात यह होती है कि अगर ये इस तरीके का हेलिक्स बना है ग्लूकोज का, तो इसमें बीच में कहीं पर आयोडीन भी पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा वो एलिमेंट है जो ग्लूकोज की स्टार्च में पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आयोडीन एग्जाम्पल है। बहुत से लोग इसमें कैल्शियम लिखाते हैं, पोटेशियम लिखाते हैं, मैग्नीशियम लिखाते हैं, लेकिन ये सब रॉन्ग आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि आयोडीन बीच में कहीं पर एक पोजीशन इसमें ऑक्यूपाई करे रहता है स्टार्च के हेलिक्स में। ठीक है, तो इसीलिए आयोडीन ये गर्म करने पे स्टार्च जो होता है वो ब्लू कलर हल्का सा छोड़ता है, रिएक्शन देता है आयोडीन की वजह से। तो आयोडीन का ये रोल होता है। आयोडीन का क्या रोल होता है वो हम आगे हार्मोन जब पढ़ेंगे तब हम आपको समझा देंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बात सेल्यूलोज की कर लें, लगे हाथों। सेल्यूलोज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज आपस में दो तरीकों से जुड़ सकता है। पहला जुड़ेगा तो सेल्यूलोज बनाएगा, और दूसरा जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। स्टार्च में ब्रांचिंग होती है, सेल्यूलोज में ब्रांचिंग, स्टार्च में ब्रांचिंग नहीं भी होती है तो हेलिक्स इस तरीके का होता है जिसमें आयोडीन की पोजीशन होती है। ठीक है, सेल्यूलोज जो होगा उसमें याद रखिएगा बीटा 1,4 लिंकेज होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इसका मतलब समझाता हूं आपको। अभी तक जितनी भी हमने लिंकेज पढ़ी वो अल्फा 1,4 लिंकेज पढ़ी, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो बीटा 1,4 लिंकेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, अगर ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है इस तरीके का, इसकी पोजीशन ऊपर OH हो या इसकी पोजीशन नीचे OH हो, इसकी वजह से कोई चीज अल्फा बनती है और कोई चीज क्या बनती है, बीटा। अब कौन सा अल्फा होता है कौन सा बीटा होता है, थोड़ा मैं यहाँ पर अभी कंफ्यूज हूँ। ठीक है, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। जहां तक मेरी बात है कि OH ऊपर वाला जो होता है वो बीटा होता है और OH नीचे वाला अल्फा होता है। लेकिन डिफरेंस अल्फा और बीटा में यही होता है कि शुगर का मॉलिक्यूल तो वही है, बस OH की पोजीशन ऊपर या नीचे हो जाती है। जितनी भी हमारे पास शुगर्स अवेलेबल हैं वो अल्फा 1,4 लिंकेज शो करती हैं। ठीक है,
जिन शुगर्स में, जिन पॉलीसैकेराइड्स में अल्फा 1,4 लिंकेज पाई जाती हैं, ये इजीली डाइजेस्ट हो सकती हैं, डाइजेस्टिबल। ऐसा इसलिए क्योंकि एनिमल किंगडम के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, याद रखिएगा, एनिमल्स या जितनी भी लाइफ है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे कोई भी हो, उनके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो अल्फा 1,4 लिंकेज को ही पहचानते हैं। इसीलिए अल्फा 1,4 लिंकेज वाली जो भी शुगर होगी वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। जबकि बीटा 1,4 लिंकेज को ऐसे ह्यूमंस के अंदर बेसिकली एंजाइम्स होते ही नहीं हैं जो बीटा 1,4 लिंकेज को पहचान सके, इसीलिए बीटा 1,4 लिंकेज ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, याद रखिएगा। एनिमल्स के अंदर बीटा 1,4 लिंकेज डाइजेस्ट हो सकता है, जैसे गाय अगर घास खाती है, समझ में आया, जैसे ये काव है और यहाँ पर एक ह्यूमन है, दोनों ने क्या खाया, घास खाई, ग्रास, घास खाई। अब घास है तो घास में क्या प्रेजेंट होगा, क्या चीज प्रेजेंट होगी, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है तो इसका मतलब क्या है कि बीटा 1,4 लिंकेज है, ठीक है। तो ह्यूमन के पास तो वो एंजाइम है ही नहीं, तो ह्यूमंस जो होंगे इस घास को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन काव या दूसरे जो एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं, उनके पेट में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास वो एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं जो इन बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ सके। तो इसलिए घास जो होती है गाय को डाइजेस्ट हो जाती है और ह्यूमंस को नहीं होती है। हमको जब भी हरी सब्जी या कुछ भी ऐसा खाना होगा तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, कुक, पकाने से क्या होता है, हीट मिलती है और हीट से ये बॉन्डिंग जो होती है बीटा 1,4 वाली, ये टूट जाती है। और जब टूट जाती है तो हम इजीली उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो आप जब भी सब्जी घर में पकाते हैं तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि हम सब्जी क्यों पका रहे हैं। एक इंटरव्यू में, आप पहले लेक्चरर के इंटरव्यू होते थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप खाना क्यों पकाते हैं। तो बहुत से लोग जिसका आंसर जानते थे उन्होंने बताया, जो लोग नहीं जानते थे फिर वो उटपटांग जवाब देते हैं कि हम खाना इसलिए पकाते हैं क्योंकि खाने का स्वाद बढ़ जाता है, ठीक है, या कच्चा नहीं रहता। लेकिन उसकी एग्जैक्ट जो, उसका जो रीजन है वो यही है कि हमारे अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे एक और पॉलीसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड। अभी तक हमने सेल्यूलोज, स्टार्च वगैरह पढ़ लिया है। अब एक नया, एक और आप पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे जिसका नाम होता है इन्यूलिन। इसको इंसुलिन नहीं बोलते, हाँ, ये इन्यूलिन है, INULIN, ठीक है। इन्यूलिन क्या होता है कि फ्रक्टोज जब बहुत बार जुड़ जाता है तो वो एक पॉलीमर बना देता है जिसको आप इन्यूलिन बोल देते हैं। इससे ऊपर जब भी हमने जितने भी पॉलीमर पढ़े वो किसके पढ़े थे, ग्लूकोज के, ठीक है। लेकिन ये पहला पॉलीमर आ गया है जो फ्रक्टोज का बना हुआ है। तो फ्रक्टोज का पॉलीमर किसका, फ्रक्टोज का, याद रखिएगा, फ्रक्टोज नाम की जो शुगर है उसका जो पॉलीमर है वो इन्यूलिन कहलाता है। ये जो इन्यूलिन है इसका काम भी क्या है, स्टोरेज, फूड मटेरियल की स्टोरेज, जैसे स्टार्च स्टोर होता है वैसे ये भी है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, रूट्स में, जड़ों में पाया जाता है। किसकी रूट्स में पाया जाता है, ये पाया जाता है बेसिकली डहेलिया में, डहेलिया की जड़ों में ये पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रूट ट्यूबर्स। ट्यूबरस जो रूट होती है, जैसे आलू एक ट्यूबर है और गडेरी एक ट्यूबर है, वैसी डहेलिया की जो, डहेलिया प्लांट होता है उसकी जो जड़ें होती हैं उनमें ये इन्यूलिन पाया जाता है, ठीक है। ह्यूमंस जो होते हैं कैन नॉट मेटाबोलाइज, मेटाबोलाइज इन्यूलिन। हम अगर ये डहेलिया की जड़ खा भी जाएंगे तो हमको ये पचेगा नहीं, ठीक है। हम इसको मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हमको उससे एनर्जी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर ह्यूमन इन्यूलिन को खाता है, इन्यूलिन मतलब डहेलिया की जड़ों का जूस बना के पी लेता है, तो इन्यूलिन अगर बॉडी में आ जाता है ह्यूमंस की, तब क्या होता है, इन्यूलिन जो होता है ये किडनी से एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये किडनी से डायरेक्ट क्या हो जाता है, पास हो जाता है।
और कहाँ आ जाता है, यूरिन में। ये बात आप याद रखिएगा। तो इससे किडनी के टेस्ट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किडनी की जो फंक्शन टेस्टिंग होती है, किडनी है आपकी, ठीक है, इसका आपको टेस्ट करना है कि ये सही से इसका जो फंक्शन है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वहां पर इन्यूलिन की मदद ली जाती है। अगर इन्यूलिन को रिटेन करेगी किडनी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। अगर नहीं कर रही है, फिल्ट्रेशन हो मतलब थ्रू पास आउट हो जा रहा है, तो इसका मतलब किडनी सही तरीके से काम कर रही है। इसके अलावा एक और पॉलीसेक्राइड होता है जिसको आप बोलते हैं NAG, ठीक है। ये एक पॉलीमर होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ग्लूकोज अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NAG, नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। तो ये एक बड़े पॉलीमर है, शुगर है ये, ठीक है। ये एक सॉरी नाग जो है वो बेसिकली एक मोनोमर यूनिट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्लांट के मतलब बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। तो यही मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये एक शुगर है। क्या है, ये भी एक शुगर है, मोनोमर मान लीजिए इसको, या जो भी आप कहिए। तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है काइटिन। फंगस में सेल्यूलोज, फंगस का जो फंगल सेल्यूलोज होता है वो काइटिन कहलाता है। फंगस की बेसिकली FUNGUS, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। अब काइटिन क्या है, काइटिन है नाग नाम की जो शुगर है उसका पॉलीमर, याद रखिएगा। तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन जब बहुत बार जुड़ता है तो एक पॉलीमर बनाता है, उस पॉलीमर को आप बोल देते हैं काइटिन। और इस काइटिन से क्या बनती है, फंगस की सेल वॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। तो यहां पर होमोपॉलीमर खत्म होते हैं जो एक से पॉलीमर होते हैं। अब हम बात करेंगे हीट्रोपॉलीमर की या हीट्रो पॉलीसेक्राइड्स की। हीट्रो का नाम होता, हीट्रो का मतलब ही होता है अलग अलग, अलग अलग, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, मतलब मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जो अलग अलग शुगर से मिलके बने हैं उनको हीट्रो पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स या मोनोमर्स। तो ये हीट्रो पॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं, ठीक है। इसका जो पहला एग्जाम्पल होता है, सबसे अहम एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा एक पूछा जाने वाला एग्जाम में एग्जाम्पल होता है जिसका नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकैन। पेप्टिडोग्लाइकैन पेप्टिडोग्लाइकैन कहाँ पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकैन पाया जाता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको एक छोटा सा नोट दिखा देता हूं, रिमाइंडर। जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितनी भी फंगस होती है, और जितने भी क्या होते हैं बैक्टीरिया, ये बात आप याद रखिएगा, इन तीनों में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। जबकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। तो जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की, और जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन्स की, ग्लाइकन्स, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको पेप्टिडोग्लाइकन क्यों बोला जाता है, ग्लाइकन का मतलब होता है शुगर,
पेप्टिडो का मतलब होता है अमीनो एसिड की चेन, अमीनो एसिड चेन, या फिर इसको शॉर्टकट में आप प्रोटीन समझ लीजिए, स्मॉल प्रोटीन्स। तो प्रोटीन और शुगर मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन कहलाता है, और वो बैक्टीरिया की क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है। अब ये किस तरीके से काम करता है याद रखिएगा, ठीक है। हमारे पास एक शुगर होती है NAG, नाग नाम की, और दूसरी शुगर होती है हमारे पास नाम, NAM। तो नाग और नाम दो अलग अलग शुगर हैं, इसीलिए ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। नाग और नाम इस तरीके से रिपीटेड पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, नाग और नाम, नाग और नाम। अभी मैं इनका मतलब भी आपको समझा देता हूं। नाग और नाम, नाग और नाम, नाग और नाम, नाग और नाम। तो रिपीटेड पैटर्न में ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होती है, और ये आपस में जुड़ी होती है किससे, अमीनो एसिड की चेन से। इस तरीके से जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं ये अमीनो एसिड की चेन है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि रेड कलर वाला आप प्रोटीन पार्ट लगा लीजिए, और जो ब्लू कलर वाला है उसको आप शुगर लगा लीजिए, ठीक है। और शुगर भी कैसी, दो अलग अलग टाइप की। एक शुगर होती है नाग, NAG, जिसका फुल फॉर्म होता है N एसिटिल ग्लूकोज अमीन, और दूसरी शुगर होती है नाम, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इसीलिए नाम, NAM, नाम। तो ये दो शुगर इस तरीके से मिलके क्या बनाती हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसका स्ट्रक्चर ये है। हमारी बॉडी के अंदर हमारे आंसुओं में या हमारी सलाइवा में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को बोला जाता है लाइसोजाइम। क्या बोला जाता है, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम नाम के जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इन प्रोटीन को, ये रेड कलर के जो प्रोटीन है इस पे अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इसको डिस्ट्रॉय करने पे होगा क्या कि बैक्टीरिया जो होता है, देखिए यहां पर समझिएगा कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की ये सेल वॉल है बाहर से ऐसी, ठीक है। ये वॉल है बैक्टीरिया की, और ये अंदर क्या है, मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, फ्लूइड बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, तो बाहर को खूब ज्यादा ये ताकत लगाए रहता है, प्रेशर लगाए रहता है। सेम ऐसे ही जैसे आपके पास एक फुटबॉल होती है, फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल के अंदर एक ब्लैडर भरा रहता है जिसमें हवा भरी रहती है। तो ब्लैडर जो हो गया उसको आप समझ लीजिए मेम्ब्रेन, और बाहर का जो लेदर है फुटबॉल का, काला सफेद रंग का जो चमड़ा लगा रहता है फुटबॉल में, ये लगा लीजिए आप सेल वॉल, ठीक है। और ये जो चमड़े इस तरीके से अटैच होते हैं फुटबॉल में, इनकी जो सिलाई होती है धागों की, उसको आप लगा लीजिए प्रोटीन, उसको आप इस उस हिसाब से समझ लीजिए प्रोटीन से, ठीक है। तो ये रेड कलर का हमारे पास ये धागा है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, कैंची बन के इन धागों को काट देता है, जिसकी वजह से ये लेदर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अंदर का प्रेशर फुटबॉल को फोड़ के बाहर निकल जाता है। तो ठीक उसी तरीके से लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है। वो प्रोटीन को गला देता है और बैक्टीरिया अपने अंदर के प्रेशर की वजह से बाहर को फूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो लाइसोजाइम का ये इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमने पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में इतनी जानकारी ली, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा, दो तरीके की शुगर होती है, नाग और नाम नाम की, जो प्रोटीन से जुड़ी रहती हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो आता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड का, दूसरा उसको बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक हाइलुरोनिक एसिड, इसको पढ़ते हैं हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। अब ये दो तरीके की शुगर से मिलके बना है। पहली शुगर, इसमें एग्जाम्पल पहला जो होता है वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूक्यूरोनिक एसिड,
डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूक यूरोनिक एसिड, और जो दूसरी इसमें शुगर पाई जाती है वो पाई जाती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी एन एसिटाइल, ठीक है, ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, जिसको आप क्या बोलते हैं, NAG। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दो तरीके की शुगर होती हैं। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड को मोड़ दे, क्लॉकवाइज मोड़ दे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट हैंड मोड़े वो लीवो रोटेटरी। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लाइट को मोड़ने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, याद रखिएगा, डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, ठीक है। तो ये दोनों शुगर से मिलके हमारे पास हियालुरोनिक एसिड बनता है। ये कहाँ पाया जाता है? देखो, जहां पर भी आप एक बात याद रखिएगा, ये टर्म सुनेंगे हियाल, तो उसका मतलब होता है ऐसी चीज जो ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है और टफ है, बहुत मजबूत है। तो हियाल ये होता है। ये फ्लूइड भी होते हैं बहुत सारे, हियाल बोल देते हैं उनको, HYAL टर्म, जो ट्रांसपेरेंट चीजों के लिए यूज होता है बायोलॉजी के अंदर। तो ये भी इस तरीके की शुगर है जो ट्रांसपेरेंट होती है, पानी की तरह दिखती है। ये कार्टिलेज में पाई जाती है, ये शुगर कार्टिलेज में, ठीक है। ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड जो हम पढ़ रहे हैं, हाइल यूरोनिक एसिड, ये हमको कार्टिलेज में मिलेगा, हाइल यूरोनिक एसिड। और इसी की वजह से कार्टिलेज जो होती है वो टफ होती है, साथ में फ्लेक्सिबल भी होती है। अब ये कार्टिलेज आपकी कहाँ पाई जाती है? नोज टिप पे, जो आपकी नोज की टिप है वो कार्टिलेज की बनी है। आपका जो कान है, ईयर पिन्ना, समझ में आया, वो पूरा कार्टिलेज का बना होता है। तो आप उसको देख लीजिए कि कितना मजबूत है, तोड़ नहीं सकते हाथ से पकड़ के, लेकिन साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक थे। अब इसके बाद थोड़ा सा सेल्यूलोज के बारे में चर्चा कर ली जाए। सेल्यूलोज, देखिए, सेल्यूलोज के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी कि ये एक होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर है मतलब ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, सब जगह ग्लूकोज जुड़ा होगा एक साथ, मोनोमर यूनिट। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये अनब्रांच्ड है, इसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है, अनब्रांच्ड है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना होगा कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन बायोस्फीयर, हमारी दुनिया में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, मोस्ट अबंडेंट, वो यही है, जिसको आप सेल्यूलोज बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें बीटा ग्लूकोज जो होता है, ठीक, उसकी करीब करीब 6000 यूनिट्स तक जुड़ी होती है एक चेन में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब जैसे कॉटन है हमारे पास, इसका एग्जांपल है, कॉटन है, रुई जो होती है, ठीक है। रुई जो होती है वो करीब करीब 90% क्या है, सेल्यूलोज। इसीलिए तो रुई बाहर पड़ भी जाए तो सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है नेचर में, ठीक है। हमारे पास दूसरा एग्जांपल होता है वुड, जो लकड़ी होती है वो 25 से लेकर 50% तक ही सेल्यूलोज होती है, बाकी उसमें दूसरे कंपाउंड पाए जाते हैं, लिग्निन, पेक्टिन, इस तरीके के, ठीक है। और इसमें तो और कुछ नहीं है। आ, एक चीज याद रखिएगा कि अगर हम ग्लाइकोजन या स्टार्च की बात करते हैं कभी भी, ठीक है, ये फूड मटेरियल है, स्टोरेज फॉर्म
एक प्लांट में है और ग्लाइकोजन एनिमल्स में है, स्टार्च जो होता है प्लांट का होता है। ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं ये ओस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझा देता हूं, ठीक है। जैसे ओस्मोसिस की एक प्रोसेस होती है कि अगर आप एक जगह नॉर्मल पानी लें और एक जगह सॉल्ट वाटर लें, ठीक है, एक जगह आप नॉर्मल पानी लें, एक जगह आप सॉल्ट मिला हुआ पानी लें, यहाँ पर नॉर्मल पानी है, तो जहां पर खारा पानी होता है उन दोनों को आप बीच में एक मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दीजिए। तो मेम्ब्रेन से होता हुआ पानी इस तरफ चले जाएगा जहां नमक था, नमक अपनी तरफ पानी को खींच लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है, पानी को। लेकिन यही काम अगर आप ग्लाइकोजन या स्टार्च के साथ करते हैं, यहाँ स्टार्च रख दीजिए या फिर यहाँ पर आप ग्लाइकोजन रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, ठीक है, तो पानी तब मूवमेंट अपना नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल ओस्मोसिस में मददगार नहीं होते हैं। ओस्मोटिकली ये क्या है? इनएक्टिव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ग्लाइकोजन और स्टार्च जो होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, ये बिल्कुल भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे कैन नॉट कैरी H2O molecule with them। इसका मतलब क्या है कि पानी के साथ ये जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। अगर ये स्टार्च का एक मॉलिक्यूल है तो इसके चारों तरफ यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, तो अपने साथ ये एक्स्ट्रा पानी लेके नहीं चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी देखिए क्या होता है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो पॉलीमर बनने की पहली शर्त ही यह है कि वाटर का क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा पानी को अपने साथ लेके नहीं चलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट आज क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जितने क्वेश्चन होंगे इसी में से आएंगे। मैं आपको वो अल्फा और बीटा फॉर्म बता देता हूँ, एक सेकंड जरा आप वेट करिए कि अल्फा और बीटा फॉर्म क्या होती है। एक बार नेट पे देख लेते हैं हम, अगर हमको अभी मिल जाता है जवाब तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करते हैं कि, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये भी एक ग्लूकोज का, दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पर पोजीशन में अगर OH नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है तो ये अल्फा ग्लूकोज कहलाता है, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर अगर OH ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है तो ये बीटा ग्लूकोज कहलाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था पहले इसमें, पर अभी हमने इसको चेक कर लिया है। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज में OH नीचे होता है, OH ग्रुप जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं ये, और बीटा ग्लूकोज में उसके प्लेन से ये OH ग्रुप ऊपर होता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम इसको यहीं पर रोकते हैं। इन केस अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप उस क्वेश्चन को हमको लिख के भेज दीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? आप जुड़ी हैं कोई? सीमा नेगी, कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन सर क्लास की टाइमिंग यही है। टाइमिंग नहीं है, मैं रिकॉर्ड करके रख देता हूँ ना लेक्चर, तो आप लोग देख हाँ लीजिए इसको। हाँ टाइमिंग सर, हम ऑन रिकॉर्डिंग तो देख लेते हैं। लाइव पढ़ना है आप लोगों ने? सर अभी मतलब अभी नहीं नहीं, कभी नहीं भी नहीं सर, लाइव मैं तो पढ़ना है या? नहीं सर, जो फिक्स टाइम है तो उस टाइम पे ही पढ़ेंगे, नहीं तो ये तो रिकॉर्डिंग्स तो हम देख ही लेते हैं सर।
रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए अपने हिसाब से जब भी आपको टाइम होता है ना, क्योंकि आपके साथ साथ और बच्चों को कभी किसी को टाइम नहीं है, कभी किसी को टाइम हाँ नहीं है। सर, ऐसा ही हो जा रहा है ना, क्योंकि सर और वो भी है ना, जैसे केमिस्ट्री जैसे और मैं एक टाइम पेडागोजी फिक्स की कर, क्लासेस वगैरह। हाँ हाँ हाँ, जैसे मैं केमिस्ट्री का हाँ वो सॉरी बायोलॉजी का ये अगर यहाँ पर टाइम रखता हूँ तो दूसरे बच्चे वो फिर मैसेज भेज देते हैं कभी कैसे कि हाँ सर, टाइम टाइम थोड़ा, क्लैश तो हो ही जाता है। हाँ सर। और और सर जो बाकी ये फिर टेस्ट मेरे पास सीरीज टाइम दी, नहीं। हाँ, हाँ सर, जो ये टेस्ट सीरीज वगैरह है ना सर, इनकी पीडीएफ मिल जाएगी ताकि फोटोकॉपी करा के हम अपने पास रख सकें। मैं अब एक फोन दिन से पढ़ने संडे में को बैठ सर। के, एक दिन संडे को हाँ बैठ के ना मैं ये पीडीएफ आपको सब ऑनलाइन इसमें भेज दूंगा, जितने भी हाँ इसमें सर, टेस्ट। हाँ फोन से पढ़ने में सर दिक्कत आती है ना, तो क्वेश्चन, ये हाँ सर ना, जैसे वो फोटोकॉपी करा लेते हैं तो उससे पढ़ने में इजी रहता है। तो पीडीएफ इसमें भेज दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ हाँ सर, वही। ठीक हो ठीक है। गया। ठीक है, चलिए ओके, ठीक। थैंक यू सर।